मांडरपुर गांव में सुजाता 50 साल की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसकी सोच बहुत ही खराब थी। हर बात बात पे उसे बहुत जलन होती थी। उसकी बहू का नाम कविता। कविता हमेशा पानी का बोतल उसके बगल में ही रखती थी ताकि सासू माँ को पानी से ठंडा किया जा सके। और इस तरह आग बुझने के बाद सुजाता के शरीर से धुएं निकलते थे। तभी एक दिन सुजाता की आंखें सासू माँ शारदा और उसकी बहू अनामिका पे पड़ती है। उस वक्त शारदा और अनामिका अपने घर के बाहर बैठ के मजे से सेब खा रहे थे। आखिर में सेब की एक ही पीस बची हुई थी। सासू माँ शारदा अपनी बहू को विनती कर रही थी ताकि वो सेब का टुकड़ा खा ले, और बहू अनामिका अपनी सासू माँ से विनती कर रही थी कि वो खा ले। देखो बहू, मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं, माँ हूँ। डॉक्टर ने कहा है तुम कमजोर हो, इसीलिए ये टुकड़ा तुम खा लो। अरे सासू माँ, आप इतनी लंबी चौड़ी है, आपका पेट बड़ा सा है, अगर वो खाली रहा तो आपको दिक्कत होगी, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये छोटा सा सेब का टुकड़ा आप खा लीजिए, जल्दी खाइए तो। मैं और नहीं खाऊंगी बेटा, तुम खा लो। मैं नहीं खाने वाली सासू माँ, आपको ही खाना होगा। ये सब देखकर सुजाता को बड़ा ही गुस्सा आने लगा। अब तक हम लोगों ने सब सामान किया, बिस्किट सामान बांट के खाए, एक गिलास पानी था वो भी हम बांट के ही पिए। अब एक सेब का टुकड़ा बचा है, इस टुकड़े को अब हम क्या करें बताओ। इस तरह से सास और बहू एक दूसरे को वो सेब का टुकड़ा खाने के लिए विनती कर रही थी। ये सब कुछ देखकर सुजाता को बहुत जलन हो रही थी। सास बहू इस तरह से एक होकर मिलजुल के कैसे रह सकते हैं? ये सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कुछ भी करके इनके बीच आग लगाना ही होगा। इस तरह सुजाता सोचती है। फिर सुजाता के शरीर से धुएं निकलने लगते हैं। कविता आके उनके ऊपर पानी छिड़कती है। शारदा और अनामिका जो थोड़ी ही दूर में थे, उन्हें दिखता है कि सुजाता के शरीर से धुआं निकल रहा है और कविता पानी छिड़क के ठंडा कर रही है। ये देखकर वो भागते हुए आते हैं। क्या हुआ सूजी, वो बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई? क्या कह रही है सासू माँ? ऐसी बीमारी जब तक जान ना जाए तब तक जाती ही नहीं। हाँ बहू, इसीलिए तो भगवान अच्छे इंसान को पहले बुला लेते हैं और जो बोझ होते हैं उन्हें धरती पे ही छोड़ देते हैं। ये सब उनकी माया है, माया। जब वो ऐसी बातें कर रहे थे, सुजाता के शरीर से और ज्यादा धुएं निकलने लगते हैं। कविता उस पे पानी छिड़कते रहती है। सुजाता का गुस्सा और बढ़ जाता है। कहावत है, हर कुत्ते का एक दिन आता है, देखना ये खाली नहीं जाएगा। कुत्ता हो ये तुमने आखिर में मान ही लिया। इस तरह अनामिका शारदा हंसने लगते हैं। सुजाता का गुस्सा और तेज हो जाता है। बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो सीधा गटर के पानी में जाके डूब जाती है। ये देखकर सास बहू बहुत हंसती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर सुजाता शारदा और अनामिका से बदला लेने का सोचती है। कीचड़ में मुझे देखकर तुम लोग बहुत हंसे, अब मैं सास बहू में कैसी खुजली लगाती हूँ, बस देखते रहो। वो इस तरह से कहती है और मन ही मन परिकल्पना करने लगती है। फिर उसे एक परिकल्पना आती है कि सास बहू में खुजली कैसे लाया जाए। ऐसी परिकल्पना करके वो पूरा गांव घूमती है सर का जू ढूंढने के लिए। एक दिन बहुत तपती धूप में शारदा थक हार के खेत से चली आ रही थी। सुजाता सोचा कि यही सही समय होगा बात करने का। इसी समय का फायदा उठाया जाए। वो शारदा से बात करने जाती है। अरे सूजी, अपने शरीर के भाप लेकर तुम ऐसे ही बाहर निकल गई बहू के बिना। हाँ, तुम्हारी भी तो बहू नहीं है दीदी आज। फिर तुम्हारा बुरा दिमाग चलना शुरू हो गया। तुम करुणा बन के आई हो दीदी और बैठने के लिए कह रही हो। मेरा दिमाग भी तुम्हारी तरह है, ज्यादा अच्छा इंसान देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, उससे धुआं निकलने लगता है। इतना कहकर वो जूं ली और शारदा के सर पे छोड़ दी। जैसे ही उसका काम हो गया, वो वहाँ से भाग के जाने लगी। इसे अपनी बहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमेशा अपनी बहू को डांट फटकार लगाती रहती है। ऐसा सोच के शारदा घर आ गई। उसके सर में खुजली होना शुरू हो गया। वो जाके बाहर बैठ गई और सर खुजलाने लगी। ये क्या, मेरा सर बहुत खुजला रहा है। क्या होगा अगर मेरे सर पे जू आ गया तो? बाप रे, ये खुजली, मेरा हाथ दर्द हो रहा है खुजलाते खुजलाते। अनामिका, अनामिका, कहाँ हो, जल्दी आओ। उसकी बातें सुन के अनामिका बाहर भाग के आती है। वो देखती है उसकी सासू माँ दोनों हाथ से सर खुजला रही है। अनामिका को थोड़ा अनुमान होता है।
सासू माँ, ये खुजली तो जू वाली है। बाप रे, ये जू कैसे आ गए? इस खुजली को तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब से आपको बाहर ही रहना होगा। मुझे कुष्ठ रोग हुआ है या भिखारी हूँ जो बाहर रहूं? छूत की बीमारी लेकर मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ बहू। हम सभी जानते हैं पिताजी, आपके बेटे, मैं, पर वो जू नहीं जानती ये सब। ऐसा कहने के बाद अनामिका एक कटोरी, एक ग्लास, एक पुराना कंबल, एक टॉवल लाके उसके सर पे बांध देती है। ये सब कुछ देखकर शारदा बहुत चिंतित होती है और रोने लगती है। इस गमछे से अपने सर को अच्छे से बांध लीजिए ताकि एक भी जू बाहर ना निकल पाए। अनामिका दरवाजा बंद कर लेती है। रमेश जो बाहर गया था वो तब तक लौट आता है। शारदा जो घर के बाहर बैठी थी, रमेश उसे देखकर उससे पूछने जाता है। वो अनामिका को गुस्से से बुलाता है। बाद में वो शारदा को घर के अंदर ले जाते हैं। शारदा के घर के अंदर आते ही अनामिका जल्दी से जाके पीपी किट पहन लेती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन जब शारदा नाश्ता खाने के लिए मांगती है, अनामिका किचन से ही एक प्लास्टिक प्लेट फेंक के देती है और उस पे इडली फेंक फेंक के शारदा को खाने के लिए देती है। पर सर की खुजली की वजह से वो इडली पकड़ नहीं पाती। ये देखकर सुजाता को बड़ी हंसी आती है। तब जाके सास बहू को समझ आता है ये सब किया धरा उस सुजाता का ही है। फिर एक दिन सासू माँ और बहू सुजाता को ले आके एक पेड़ में बांध देती है और उसके सर पे जूं डाल देती है। सुजाता खुजली बर्दाश्त नहीं कर पाती और चिल्लाने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम कैसे भी करके इन जुओं को सर से बाहर निकालेंगे। मैंने दुखी होकर अपने दोस्तों से कहा था, उन्होंने कमेंट्स में बहुत तरह तरह के उपाय बताए हैं। उन उपायों को करने से जू बाहर चले जाते हैं। हम उन सारे उपायों को करेंगे और कैसे भी करके सारे जू निकाल फेंकेंगे। इस तरह से सासू माँ को संतावना देती है। तो समझ गए ना दोस्तों, जुएं भी सास बहू को अलग नहीं कर पाए। आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रामपुर गांव में रमेश और अनामिका एक गरीब दंपति रहते थे। रमेश की माँ शारदा, वो तीनों एक छोटे से घर में रहा करते थे। जब से रमेश शादी करके अनामिका को घर ले आया, तब से शारदा बीमार पड़ गई। इसीलिए शारदा को लगता था कि बहू के घर पे कदम पड़ते ही वो बीमार पड़ गई है। यही वजह था कि शारदा अपनी बहू को कुछ न कुछ कहकर हमेशा परेशान किया करती थी। रमेश दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाता था। जो पैसे वो कमाता था वो घर के लिए पर्याप्त नहीं थे। जो भी पैसे आते थे वो शारदा की दवाइयों में ही सब खर्च हो जाते थे। तभी एक दिन अनामिका अपने पति से कहती है, अजी मेरे चाचा की बेटी की शादी तय हुई है। बहुत दिनों के बाद ऐसा कोई शुभ काम घर में होने जा रहा है। हमें कैसे भी वहाँ पे जाना ही होगा। मेरी साड़ियाँ बहुत पुरानी हो चुकी है। 200 रुपए में एक नई साड़ी मुझे खरीद दीजिए ना। अनामिका, हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। जो भी कमाता हूँ माँ के इलाज के लिए काफी नहीं है। सारे पैसे उसी में खर्च हो जाते हैं। अभी तुम ऐसी बात कैसे पूछ सकती हो? आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा है? आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? इस बार आपको मुझे शादी में लेके जाना ही होगा, नहीं तो मैं नहीं मानने वाली। ठीक है अनामिका, मैं कोशिश करूँगा। ऐसा कह के रमेश चला गया। इस बात से अनामिका बहुत खुश हुई, लेकिन शारदा जो ये सब कुछ गौर कर रही थी, वो अनामिका को परेशान करने लगती है। बाप रे, महारानी तैयार होके भ्रमण को चली। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं, वहाँ इन्हें सामान चाहिए। पता नहीं किस नक्षत्र में इस घर में कदम रखी थी ये लड़की। शनि का दशा ही शुरू हो गया, बिस्तर ही पकड़ने में मजबूर कर दिया। न खुद अच्छे से रहेगी, न हमें अच्छे से रहने देगी। सासू माँ, आपको कुछ चाहिए क्या? मन में थोड़ी सी शांति और मेरे बेटे के चेहरे में खुशी, ये तुम कभी दे नहीं सकती। ये सब घर में नहीं है, नहीं तो मैं आपको दे ही देती। देखो कितना अहंकार। मैं सहियाग्रस्त हूँ तो मेरे साथ तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो। जिस दिन मैं ठीक हुई ना, उस दिन मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। उस रात रमेश घर लौटता है। वो रमेश को खाना परोसती है। फिर धीरे धीरे वो रमेश से उस साड़ी के बारे में पूछती है। अजी, साड़ी के बारे में आपने क्या सोचा? सुनो अनामिका, खाने के दौरान मुझे परेशान मत करो। तुम देख रही हो मेरी परिस्थिति है ना। कल बारिश होगी लगता है, मुझे काम नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा ये घर में कैसे चलाऊं। पर तुम हो कि तुम्हें बस साड़ी के बारे में ही पड़ा हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है जी, घर में बहुत दिनों से कुछ भी नहीं हुआ। हमें शादी में जाना ही पड़ेगा।
बहुत दिनों बाद सबसे मुलाकात होगी। अब मुझे खाना खाने को भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा कह के वो खाने का प्लेट छोड़ के उठ जाता है और फिर बाहर जाने का सोचने लगता है। पर बाहर बहुत तेज बिजली के साथ बरसात हो रही थी। वो बाहर निकल नहीं पाया, इसीलिए दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अनामिका खाने के प्लेट से निवाला लाके बहुत प्यार से अपने पति को खिलाने गई। पत्नी के प्यार में पिघल के रमेश खाना खा लेता है। मुझे माफ कीजिएगा, हम अभी बहुत गरीबी में हैं, पर शादी भी बार बार नहीं होती है। कल से मेरे पास कोई काम नहीं है अनामिका, पता नहीं क्या होगा हमारा। फिर हम एक छोटा सा व्यापार कर सकते हैं। हम मकई और मूंगफली बेचेंगे, आप क्या कहते हैं? देखो अनामिका, मैं गरीब इंसान हूँ, पर अपना आत्मसम्मान बेच के रास्ते के ऊपर बैठ के मैं मकई और मूंगफली नहीं बेच सकता। मुझसे ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये व्यापार मैं कर लूंगी। इस मौसम में परंजय के खेत में बहुत अच्छे मकई हुए हैं। वो अपने फसल को काट के कल शहर में बेचने जा रहा है। मेरी उनसे बात हुई है। मैंने उनसे कहा है कि अगर वो हर रोज मुझे मकई देंगे तो मैं उन्हें पैसे दूंगी, और वो मंजूर भी हो गए। मतलब तुमने उनसे बात कर ली, पूरा फैसला हो गया, अब आ रही हो मुझे बताने? ऐसी बात नहीं है जी, वैसे ही आप पहले से इतने ज्यादा परेशान हैं, इसीलिए मैंने आपसे ये बात नहीं कहा। ठीक है, तुम्हें मकई बेचना है बेचो, मैं अब इस बारे में क्या कहूँ, जो मर्जी करो। इस तरह अनामिका अपना मकई का व्यापार शुरू करती है। कई लोग बारिश की वजह से उसके पास आके गर्मा गर्म मकई खाने लगते हैं। अनामिका का व्यापार अच्छा चलने लगा। अनामिका के पास अच्छी साड़ी नहीं थी। तभी एक दिन एक बुजुर्ग महिला अनामिका के पास आती है। क्या बूढ़ी दादी, आपको मकई चाहिए? हाँ बेटा, तुम तो बहुत परिश्रमी हो, फिर ये काम क्यों कर रही हो? हाँ, क्या करूँ, पापी पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, है ना? पर आपके तो दांत ही नहीं है, आप मकई कैसे खाएंगी? वो मेरे लिए नहीं, मेरी पोती के लिए। उसे मकई बहुत पसंद है खाने में, और आज वो मेरे पास आ रही है। वैसे आपकी पोती क्या करती है माँ जी? शहर में वो कपड़ों का डिजाइन करके उसे सिला करती है, बहुत अच्छा कमा लेती है। मेरे तरफ से मैं आपको एक और मकई देती हूँ, आप उसे जरूर खिलाइएगा। इस तरह बुजुर्ग महिला मकई लेके अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो बुजुर्ग महिला जाती है, उसकी पोती ज्योति वहाँ आती है। वो अनामिका को देखकर बहुत उत्साहित थी। क्या हुआ, आप मुझे देखकर इतनी उत्साहित क्यों हैं? देखो अनामिका, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, पर तुम्हारे पास अच्छे कपड़े नहीं है। अगर तुम ऐसे व्यापार करोगी तो तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा बताओ? मैं 50-60 रुपए कमाती हूँ, क्या करूँ बताइए? मैं तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए दूंगी, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? मैं तुम्हें रंग बिरंगी साड़ी दूंगी, तरह तरह के कपड़े पहनाऊंगी और तस्वीरें खींचूंगी, ठीक है ना? क्योंकि उसने कपड़ों की बात चलाई, अनामिका बहुत उत्साहित हो गई। वह हवा में उड़ने लगी। वो खुशी को काबू में नहीं रख पाई और ज्योति को गले लगा ली। ठीक है, तो मैं अपने पति और सासू माँ से बात करके तुम्हें बताऊंगी, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। ठीक है अनामिका, मैं यहाँ पे अगले 2 दिनों तक रहूंगी, तब तक मुझे बता देना ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। ठीक है, मैं जल्दी बताती हूँ। ज्योति की बातें सुन के अनामिका खुशी खुशी घर लौट जाती है। घर जाके वो अपनी सासू माँ और पति को सारी बातें खुल के बताती है। वो इस बात से मान गए, पर शारदा को थोड़ा डर था। बाद में जब घर और दवाइयों के खर्च के बारे में याद आया तो वो भी मान गई। बेटा, अजीबो गरीब कपड़े भी होते हैं, ध्यान रखना। डरने की कोई बात नहीं सासू माँ, ज्योति ने कहा कि वो ख्याल रखेगी। वहाँ पे कोई मर्द नहीं है, सारी औरतें ही काम करती है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अनामिका, क्योंकि हमारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, मुझे माफ करना। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? एक परिवार के लिए पत्नी और पति दोनों आँख होते हैं। अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो परिवार अच्छा चलेगा। मैं आपके लिए भी अच्छा काम देखूंगी। 1 महीने में हम एक घर किराए पे लेके वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना? सावधानी से जाना। इस तरह शारदा रमेश अनामिका को ज्योति के पास जाने देते हैं। फैशन डिजाइनिंग के तरह तरह के कपड़े पहन के अनामिका वहाँ पे बहुत खुश होती है। इस तरह बस 3 महीनों के अंदर अनामिका एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है। इसीलिए वो अनामिका को 1 लाख तनख्वाह देने लगते हैं। शहर में वो अपने लिए एक नया घर खरीद लेते हैं। वो अपनी सासू माँ का इलाज भी कराती है। उसी फैशन डिजाइनिंग कंपनी में वो रमेश की नौकरी भी लगवाती है। गरीब बहू रानी अब
अमीर बहुरानी बन जाती है। वो अपने परिवार को भी संभालती है और इस वजह से परिवार से भी उसे बहुत सम्मान मिलता है।